नमस्कार दोस्तों, हरियाणा स्टडी IQ चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, थाईलैंड और कंबोडिया में बॉर्डर डिस्प्यूट के चलते वॉर लाइक सिचुएशन बनी हुई है और इस वॉर लाइक सिचुएशन को डिफरेंट न्यूज़पेपर्स ने कवर किया है और उन न्यूज़पेपर के स्निपेट्स मैंने आपके सामने रख दिए हैं। देखिए, इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट ये है कि सिर्फ 4-5 महीने पहले ही इन दोनों कंट्रीज के बीच में एक पीस डील साइन हुई थी, जिस पीस डील को यूएस प्रेसिडेंट और मलेशियन प्रेसिडेंट ने ब्रोकर किया था। और पीस डील होने के बावजूद फिलहाल दोनों में तनावपूर्ण सिचुएशन बनी हुई है, राइट। तो देखिए, हमारा एजेंडा क्या है इस वीडियो में, हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि इस कॉन्फ्लिक्ट के रीजन्स क्या हैं और जो प्रेजेंट डे जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है इस रीजन की, हम उसके बारे में यहाँ इस वीडियो में चर्चा करेंगे, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर इस वीडियो का PDF आपको चाहिए तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इस चैनल से उस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। सो देखिए, शुरुआत करने से पहले एक बार मैप देख लेते हैं कि हम किस रीजन की बात कर रहे हैं। तो देखिए, ये है हमारा भारत, जस्ट अ मिनट, राइट। ये हो गया हमारा इंडिया और यहां पर है थाईलैंड, राइट। ये जो छोटा सा कंट्री आप देख रहे हो ना यहाँ पे, दिस इज कंबोडिया। ये कंबोडिया है, ये थाईलैंड है। इन दोनों के बीच में जो ये बॉर्डर एरिया है ना, ये अराउंड 800 किलोमीटर का लैंड बॉर्डर है, जहां पर इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, राइट। और ये गल्फ ऑफ थाईलैंड है, यहां पर अंडमान सी है, क्योंकि हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स यहां पर है ना, तो अंडमान सी, गल्फ ऑफ थाईलैंड, यहां पर कंबोडिया है, ये थाईलैंड है। ये सारा का सारा जो रीजन है ना, इसे साउथ ईस्ट एशियन रीजन कहते हैं, राइट। इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके यहां दिखाया गया है। दिस इज कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम। देखिए, मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि हम 3 कंट्रीज को इंडो चाइना कहते हैं। वो कौन से 3 कंट्रीज हैं? इंडो चाइना की बात करें ना, तो इंडो चाइना में 3 कंट्रीज हैं। पहली वियतनाम, सेकंड लाओस एंड थर्ड इज कंबोडिया। अच्छा, काफी लोगों को लगता है कि इंडो चाइना में ना इट इज चाइना विच इज इंक्लूडेड। नहीं, देखिए, जब हम इंडिया और चाइना की बात करते हैं ना, तो हम उसे इंडो चाइना नहीं कहते, हम उसे सीनो इंडिया कहते हैं, राइट। तो इंडिया चाइना को डिनोट किया जाता है सीनो इंडिया से। और जब भी आपको कहीं पर भी इंडो चाइना दिखे ना, तो इंडो चाइना का मतलब होता है ये वाला रीजन जिसमें ये 3 कंट्रीज हैं। दिस इज इंडो चाइना, राइट। सो ये हमारी मैपिंग हो गई। आई होप कि आपको जो लोकेशन है वो समझ में आ गई होगी कि हम इस लोकेशन की बात कर रहे हैं। और इस लोकेशन में भी अगर पर्टिकुलरली कॉन्फ्लिक्ट रीजन को अगर मुझे दिखाना हो ना, तो कॉन्फ्लिक्ट रीजन ये वाला है कि यहां थाईलैंड, कंबोडिया, ये वाला कॉन्फ्लिक्ट रीजन है, दिस वन, दिस इज द कॉन्फ्लिक्ट रीजन, राइट। तो देखो, कॉन्फ्लिक्ट में है क्या, देखो वो मैंने अभी आपको बताया कि 800 किलोमीटर का एरिया है, ठीक है। उस 800 किलोमीटर में ना कुछ कुछ हिंदू टेम्पल्स हैं, जिनमें प्रिडोमिनेंटली जो टेम्पल है वो है प्रिय विहार टेम्पल, राइट। और इसके आसपास का लगभग 4.5 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। और ये जो मंदिर है ना, ये वहां के जो माउंटेन्स है ना, माउंटेन्स काफी बड़ी नहीं है, स्कैटर्ड माउंटेन है, जैसे हमारा अरावली वाला रीजन है ना, वैसे स्कैटर्ड छोटे छोटे माउंटेन्स है। तो एक छोटा सा माउंटेन है वहां पे, मतलब इसी रीजन में, थोड़ा पीछे जाते हैं, जो ये वाला रीजन है ना, यहीं पे एक माउंटेन है ड्रंकन। इस माउंटेन के ऊपर ये वाला टेम्पल है प्रिय विहार टेम्पल। ये एक शिव टेम्पल है। मतलब बहुत अजीब सी बात है कि थाईलैंड और कंबोडिया दोनों के दोनों बुद्धिस्ट कंट्रीज हैं। दोनों में मोर देन 80 to 90% जो पॉपुलेशन है वो बुद्धिस्ट है। बट इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ कंटेंशन है ना, दैट इज अ हिंदू टेम्पल, और हिंदू टेम्पल का नाम है प्रिय विहार टेम्पल। देखिए, सिर्फ इकलौता ये टेम्पल नहीं है, इसके साथ साथ कुछ और भी छोटे मोटे टेम्पल्स हैं। बट क्योंकि ये मेजरली न्यूज में है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि दिस इज द नेम ऑफ द टेम्पल, राइट। ऐसे ही जैसे चलो आप लोग मुझे नीचे बताओगे कमेंट्स में कि अंकोर वाट टेम्पल जो है, जो कि सबसे बड़ा टेम्पल है, अंकोर वाट टेम्पल। जैसे ये मैंने बता दिया कि जो प्रिय विहार टेम्पल है ये एक शिव टेम्पल है, राइट। तो
अब आप मुझे कमेंट्स में बताओगे कि जो अंकोर वाट टेम्पल अगेन जो कंबोडिया में है वो किस लॉर्ड को डेडिकेटेड है? दिस इज अ क्वेश्चन विच यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, राइट। खैर आगे बढ़ते हैं। मतलब बेसिकली जो पॉइंट ऑफ कंटेंशन है इट इज दिस टेम्पल, राइट। देखो टाइमलाइन समझो, अगर आपको टाइमलाइन समझ में आ गई ना तो आपको इसके कॉजेज समझ में आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि पहला जो कॉज है ना वो कॉलोनियल लेगेसी से है, और कॉलोनियल लेगेसी अगर आपको समझ में आ गई तो प्रेजेंट डे आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा, राइट। तो देखिए सबसे पहले क्या था कि 9th सेंचुरी में एक मेहर डायनेस्टी थी जिन्होंने 9 to 11 सेंचुरी में रूल किया था, और वहां पर लाइक थाईलैंड और कंबोडिया का जो अंडरलाइंग रीजन है ना वो उसी डायनेस्टी के अंडर आता था। तो उन्होंने इस टेम्पल को बनाया, तब इसमें कोई पॉइंट ऑफ कंटेंशन नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब स्मूथ था, राइट। तो 9th सेंचुरी में इसे बनाया गया। उसके बाद क्या होता है कि जो इंडो चाइना रीजन है ना, जिसकी बात मैंने की थी कि 3 कंट्रीज इंडो चाइना में आती है, तो इंडो चाइना में फ्रेंच ऑक्यूपेशन हो जाता है कि बेसिकली वो एक फ्रांस की कॉलोनी थी। जैसे हमारे यहाँ ब्रिटिश आ गए थे वैसे ही फ्रांस जो है वो साउथ ईस्ट एशिया में इंडो चाइना के ऊपर था। अब सिचुएशन ये है कि कंबोडिया जो है वहां पे फ्रेंच रूल है, और जो थाईलैंड है ना वहां पर उनका अपना किंग है, यानी यहाँ पे कोई भी वेस्टर्न पावर नहीं है, ठीक है। तो दिस इज लाइक इन 1907 क्या होता है, 1907 में जो कंबोडिया है ना, मतलब बेसिकली फ्रेंच, तो फ्रांस क्या करता है, वो कहता है कि जो वाटर शेड प्रिंसिपल है, जैसे दो रीजन्स हैं वहां पे जो भी नदियां जाती है उसके बेस पे एक वाटर शेड प्रिंसिपल होता है, उसके बेस में उन्होंने एक मैप ड्रॉ किया, और उस मैप के चलते जो ये टेम्पल था ना, जैसे मान लो ये कंबोडिया है, ये थाईलैंड है, जो टेम्पल वाले रीजन्स है ना उसे उन्होंने कंबोडिया में काउंट कर लिया, ठीक है। तो बेसिकली जो फ्रांस का 1907 में मैप आया था ना, उस मैप के बेसिस पर ये जो टेम्पल है ना ये कंबोडिया के अंडर जा रहा है, ठीक है। बट जो थाईलैंड के राजा है उन्होंने कहा कि नहीं, आप गलत कर रहे हो, इस प्रिंसिपल को आप मिसयूज करके गलत रीड्रॉ कर रहे हो, मतलब आपने जो मैप ड्रॉ किया है दैट इज रॉन्ग। उन्होंने रिटेलिएट किया, बट बिकॉज फ्रांस उस टाइम पे बहुत पावरफुल था तो कुछ हुआ नहीं, ठीक है। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 1954 में क्या होता है कि फ्रांस का रूल खत्म हो जाता है, ठीक है। अब फ्रांस का रूल खत्म हो गया और थाईलैंड जो है वो एक इक्वल पावर है, तो थाईलैंड ने अपना जो क्लेम है ना उसको दोबारा से बोलना शुरू किया कि इस टेम्पल पर हमारा क्लेम है, इसे फ्रांस ने इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा था, राइट। इससे थोड़ा सा आगे बढ़े तो अब जो 1960 का दशक है ना उसमें फ्रांस क्या करता है, फ्रांस कंबोडिया को उकसाता है कि भाई आप ना आईसीजे में ले आओ, हम आपको सपोर्ट कर देंगे, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वहां पर आप इस मुद्दे को उठाओ और वी विल सपोर्ट यू, ठीक है। तो विद द सपोर्ट ऑफ फ्रांस 1962 में आईसीजे का वर्डिक्ट आता है जिसमें यह कहा गया कि ये जो टेम्पल है ना दैट इज अ पार्ट ऑफ कंबोडिया, यानी जो आईसीजे का वर्डिक्ट है वो भी किसके फेवर में आया है, वो भी कंबोडिया के फेवर में आया है कि दिस टेम्पल एरिया बिलोंग्स टू कंबोडिया। और वहां उन्होंने ये बोला था टेम्पल प्लस टेम्पल का एरिया वो सारा का सारा कंबोडिया में फॉल करता है, राइट। अब होता क्या है 2008 में यूनेस्को लिस्टिंग होती है कि इसको वर्ल्ड हेरिटेज बनाया गया यूनेस्को ने, तो उन्होंने भी जो यूनेस्को लिस्टिंग है ना वो कंबोडिया के अंडर किया। पर इस टाइम पे क्या हुआ ना कि अब थाईलैंड जो है ना दैट बिकेम रेस्टलेस। तो थाईलैंड का आर्ग्यूमेंट क्या था, थाईलैंड का आर्ग्यूमेंट था कि आईसीजे जो कि एक इंटरनेशनल बॉडी है उसने चलो ठीक है टेम्पल का एरिया दे दिया, बट माउंटेन के ऊपर उसका सॉवरेन राइट नहीं हो सकता, इसलिए थाईलैंड ने क्लेम करना शुरू किया कि जो टेम्पल के चारों तरफ 4.5 किलोमीटर का एरिया है ना दैट बिलोंग्स टू अस, राइट। तो इस वजह से 2008 से लेकर 2011 के बीच में दोनों के बीच में काफी कॉन्फ्लिक्ट्स होती है, थाईलैंड और कंबोडिया दोनों के बीच में, राइट। फिर क्या होता है कि जो कंबोडिया है ना वो फिर से आईसीजे के पास जाता है। 2013 में आईसीजे जो है वो फिर से अपना जो वर्डिक्ट है ना उसको रीआइटरेट करती है, और इस टाइम जब रीआइटरेशन होता है तो वो जितने भी क्लॉजेस थे, जितनी भी लाइक इंटरप्रिटेशन थी, उन सब के अकॉर्डिंग ये कहता है कि ये पूरा का पूरा रीजन मतलब टेम्पल प्लस टेम्पल का कॉम्प्लेक्स ये सारा रीजन कंबोडिया में फॉल करता है, लाइक इट बिलोंग्स टू कंबोडिया, राइट। अब फास्ट फॉरवर्ड प्रेजेंट डे सिचुएशन में आ जाओ
कि जैसे ये साल शुरू हुआ था उस टाइम पे दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गई थी, और जुलाई और अगस्त की बात करें तो जुलाई अगस्त में इन दोनों ने पीस डील साइन कर ली थी। ठीक है, तो दिस वाज द होल बैकग्राउंड, या फिर ये कहो कि ये टाइमलाइन था फ्रॉम 1907 टू प्रेजेंट डे। ठीक है, ये टाइमलाइन है। तो बेसिकली अब अगर हम कॉजेस की बात करें तो सबसे पहले कॉज क्या है? सबसे पहला कॉज है कॉलोनियल बॉर्डर लेगेसी, यानी ये फ्रांस की गलत मैपिंग थी 1907 से, जिसकी वजह से अब तक दोनों कंट्रीज में कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं हो पाया है। तो फर्स्ट कॉज इज कॉलोनियल लेगेसी, राइट। दूसरा कॉज क्या है? देखो, दूसरा कॉज इज नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स। इसको हम कैसे समझेंगे? देखो, इसको समझने के लिए ना आपको दोनों की पॉलिटिक्स समझनी पड़ेगी। सबसे बड़ी बात तो एक टेम्पल है, हिंदू टेम्पल है, दोनों के दोनों बुद्धिस्ट कंट्रीज हैं, टेम्पल हिंदू है। तो एक तरफ तो ये एक कल्चरल आइडेंटिटी की बात है कि दोनों ही कल्चरल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, एक तो कल्चरल आइडेंटिटी है कि दोनों इसको अपनी आइडेंटिटी के साथ अटैच करते हैं और दोनों के लिए ये एज अ हेरिटेज सिंबल है, राइट। दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात है ना वो ये है कि ये जो मुद्दा है ना उन्होंने नेशनलिज्म से जोड़ दिया है। और ये तो आप जानते हैं कि अगर नेशनलिज्म या पेट्रियोटिज्म से आप किसी भी चीज को जोड़ दोगे तो वो एक पॉलिटिकल वेंडेटा बन जाता है। और जिस भी कंट्री का कोई भी मुद्दा पॉलिटिकल हो उसका सोल्यूशन निकालना आसान नहीं है। जैसे मैं देखिए, अगर हम इंडिया और पाकिस्तान की बात करें, हम दोनों में कश्मीर इशू है ना। तो ये कश्मीर इशू जो है ना वो एक ऐसा सेंटिमेंट है कि वो सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर डिस्प्यूट का रीजन नहीं है, बल्कि वो एक नेशनलिस्ट इशू है कि हम दोनों ही कंट्री उसके साथ पॉलिटिकली इतने ज्यादा एनग्रोस्ड हैं कि हम उसके साथ अपनी नेशनल आइडेंटिटी को हिट करके चलते हैं। सेम इन दोनों के बीच में ये मुद्दा बना हुआ है, राइट। तो इसलिए इसको नॉर्मली या जनरली सॉल्व करना आसान नहीं है, ये हर पॉलिटिकल कैंपेन का पार्ट बनता है। यानी आप सोचो कि इस मुद्दे की हेल्प से लोग वहां पे इलेक्शंस लड़ रहे होते हैं। ठीक है, तो यानी अगर किसी भी कंट्री में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी ना तो इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को रीप करने के लिए पॉलिटिकल लीडर्स इस मुद्दे को बार बार उठाएंगे। यही रीजन है कि थाईलैंड में जहां पर अभी फिलहाल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इसीलिए वहां पे बार बार इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। दैट्स द रीजन पीस डील साइन होने के बाद भी इस मुद्दे को दोबारा से हवा मिली। देखो, मैं थाईलैंड की आपको बात बताती हूँ, थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं थाईलैंड के। थाईलैंड में 2014 में मिलिट्री कू हुआ था। ठीक है, 2019 तक ये मिलिट्री कू चला। 2019 में वहां पे इलेक्शंस हुए थे। ठीक है, और उसके बाद जो इलेक्शंस हुए 2024 में। अब 2024 में जब से इलेक्शंस हुए हैं, आप मानोगे वहां पे 3 प्राइम मिनिस्टर चेंज हो चुके हैं। एक तो बल्कि अभी जून जुलाई की बात है जो जिन्हें निकाल दिया गया था जस्ट बिकॉज कि उनकी और कंबोडियन प्रेसिडेंट की जो कॉन्वर्सेशन है उसका कंटेंट लीक हो गया था। और उस कंटेंट में क्या था कि उन्होंने उसे अंकल बोल दिया था, मतलब ऐसा कुछ है। इनफैक्ट अभी रिसेंटली HCS का एक एग्जाम हुआ था TOATO वाला, उस पेपर में डायरेक्टली पूछा गया था कि कौन सा ऐसा कंट्री है जिसने अपने प्रेसिडेंट को एथिकल कंडक्ट की वजह से निकाल दिया गया है। ठीक है, ऐसा कुछ सवाल था, मतलब आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट लाइंस, बट मुझे पता है इस मुद्दे पे सवाल पूछा गया था। ठीक है, मतलब डायरेक्टली आपसे कभी भी ना मुद्दा डायरेक्टली नहीं पूछा जाता, बट आपको ना आइडिया होना चाहिए कि कहाँ क्या चल रहा है, राइट। तो खैर यहाँ आ जाते हैं। तो 2024 से लेकर अब तक, जैसे टेक्निकली अभी इनके फ्रेश इलेक्शंस होने थे, अभी जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे वो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर थे, सॉरी एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर चल रहे थे, है ना। तो अब इलेक्शंस का टाइम था, बट इलेक्शंस के टाइम पे उन्होंने इस मुद्दे को उठा दिया, तो अब इलेक्शंस को उन्हें पोस्टपोन करना पड़ेगा। तो बेसिकली वहां पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है जिसकी वजह से भी इन सब मुद्दों को बार बार उठाया जाता है, राइट। तो पहला रीजन कॉलोनियल लेगेसी, दूसरा रीजन नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स। ठीक है, थर्ड इज ए जियो पॉलिटिकल राइवलरी। देखिए, जियो पॉलिटिकल राइवलरी को समझते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। देखो, जियो पॉलिटिकल राइवलरी को समझने के लिए ना ये देखो कि हमारे पास एक तरफ कंबोडिया है, एक मिनट,
ओके, वी आर हियर ना, जियोपॉलिटिकल राइवलरी। देखो इस जियोपॉलिटिकल राइवलरी को समझना है ना, तो क्या करेंगे, एक तरफ हमारे पास थाईलैंड है और दूसरी तरफ हमारे पास कंबोडिया है। तो कंबोडिया जो है ना वो ऑल टाइम चाइना का एलाय है, और एट द सेम टाइम कंबोडिया के साथ क्या है कि ये आसियान का मेंबर भी है और चाइना आसियान का मेंबर नहीं है ना। तो होता क्या है कि जब भी जो आसियान है ना, वो जब भी कभी साउथ चाइना सी या एंटी चाइना कमेंट्स करता है या एंटी चाइना आर्ग्यूमेंट्स है, कुछ भी ऐसा होता है ना, तो क्या होगा कि जो कंबोडिया है ना उसे ब्लॉक कर देता है। तो इनडायरेक्टली चाइना कंबोडिया को अपने परसेप्शन को बढ़ाने के लिए यूज करता होता है। समझ रहे हो कि जो कंबोडिया है दैट्स एन एलाय ऑफ चाइना, मतलब वन साइडेड एलाय है कंबोडिया चाइना का। ठीक है, अब आ जाओ थाईलैंड पे। थाईलैंड जो है ना अपने आप में एक स्विंग नेशन है। स्विंग नेशन का क्या मतलब है कि ये हर कंट्री के साथ एंगेज करता है। ट्रेडिशनली बात करें तो ये यूएस का एलाय है, बट रिसेंटली वो चाइना के साथ एंगेज कर रहा है क्योंकि चाइना से वेपन्स खरीद रहा है, डिफेंस के अग्रीमेंट्स कर रहा है। ठीक, एट द सेम टाइम वो रशिया के साथ ऑयल डील्स भी कर रहा है। तो फिलहाल जो थाईलैंड पे जिसका इन्फ्लुएंस है ना वो है यूएस का। तो इनडायरेक्टली अगर बात करोगे ना तो इट इज बेसिकली यूएस चाइना राइवलरी इन साउथ ईस्ट एशिया, जो कि कल्मिनेट हो रही है थ्रू थाईलैंड कंबोडिया कॉन्फ्लिक्ट। राइट, तो वहां का जियोपॉलिटिकल सिचुएशन समझ में आ गया कि थाईलैंड है, कंबोडिया है, कंबोडिया इज अ फ्रेंड ऑफ चाइना, थाईलैंड इज अ फ्रेंड ऑफ यूएस, क्योंकि जो भी थाईलैंड के एयर बेसिस वगैरह हैं उन्हें यूएस यूज करता है। इन दोनों के बीच में अग्रीमेंट है कि थाईलैंड के एयर बेसिस को यूएस वगैरह यूज कर सकता है, और यूएस के जो F-16 वगैरह हैं वो सब डिफेंस के जो भी इक्विपमेंट्स हैं वो थाईलैंड को सप्लाई करते होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये जो है, ये जो लार्जर जियोपॉलिटिक्स है जिसमें यूएस और चाइना की राइवलरी है, उसी का एक ये थिएटर बना हुआ है इन साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, तो ये हो गई वहां की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन। ठीक है, इस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को हम थोड़ा और समझ लेते हैं। तो देखो यहां मैंने आपके लिए लिख दिया है कि कंबोडिया क्या है, चाइना के क्लोजेस्ट एलाय इन साउथ ईस्ट एशिया, रिसीविंग मिलिट्री एंड इकोनॉमिक सपोर्ट। तो कंबोडिया जो है वो चाइना का एलाय है। ठीक है, फिर बात करते हैं थाईलैंड की। थाईलैंड इज अ स्विंग स्टेट। क्यों? ट्रेडिशनली यूएस के साथ अलाइंग है, बट फिलहाल वो चाइना की तरफ लीन कर रहा है। राइट, अब आ जाओ, इस कंपटीशन की वजह से जो पीसफुल रेजोल्यूशन है इन दोनों के बीच में नहीं हो पा रहा है। ठीक है, एक तीसरा एंगल भी है। तीसरा एंगल क्या है कि दोनों के दोनों आसियान के मेंबर्स हैं, और आसियान इन दोनों के बीच में पीस डील ब्रोक कर सकता है। देखो किया था ना पहले भी, जब दोनों के बीच में पीस डील साइन हुआ था तो मलेशियन प्रेसिडेंट और यूएस प्रेसिडेंट है। मलेशियन प्रेसिडेंट क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो आसियान की चेयर थी ना वो मलेशिया के पास थी। यानी जो आसियान है उसके पास इतनी पावर है कि वो दोनों को शांत कर सकता है। बट प्रॉब्लम क्या है कि आसियान का एक क्लॉज है, वो क्लॉज है नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी का, कि जो पॉलिटिकल मैटर्स है ना उसमें आसियान साइलेंट रहता है। उसका ये मानना है कि हमारा जो ब्लॉक है वो इकोनॉमिक रीजंस की वजह से है, कि हम इकोनॉमिकली एंगेज करेंगे, पीसफुली जो है वो एक दूसरे की प्रोग्रेस में पार्टिसिपेट करेंगे, बट पॉलिटिकली विल फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। तो आसियान की नॉन इंटरफेरेंस की वजह से भी यूएस और चाइना का थिएटर साउथ ईस्ट एशिया में बन गया है। तो ये हो गई हमारी जो है जियोपॉलिटिकल सिचुएशन। राइट, तो ये हमारी सारी जो भी डिस्कशंस हैं वो हो गई हैं। तो इस वीडियो को आई वांट टू एंड विद दी वर्ड्स ऑफ आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी, जिन्होंने कहा था कि द वर्ल्ड विल फाइंड सॉल्यूशंस नॉट इन युद्ध बट इन बुद्ध। युद्ध इज हिंदी वाला युद्ध यार। ठीक है, तो दिस इज द वर्ल्ड विल फाइंड सॉल्यूशंस नॉट इन युद्ध बट इन बुद्ध। सो दिस विल बी आवर सॉल्यूशन। अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आपको 3D में जाना पड़ेगा। पहले डीएस्केलेट करिए, फिर डायलॉग की बात करिए, और फाइनली डिप्लोमेसी। राइट, सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। नमस्ते।
अच्छा, एक और अनाउंसमेंट थी, अगर आप डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस देखते हैं या डेली करंट अफेयर की आपको वीडियो देखनी है तो रोज सुबह 8 बजे लाइव हम लोग यहाँ पर हरियाणा स्टडी IQ चैनल पर वीडियो रन करते हैं। डेली करंट अफेयर्स 8 AM इन द मॉर्निंग। ठीक है, थैंक यू, नमस्ते।